तो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति परिवर्तन। तो जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं। तो अभिव्यक्ति एक नई चीज है एक तरह से। तो अभिव्यक्ति मनोवृत्ति, रवैया या मनोदृष्टि शुरू ही सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन का एक मुख्य मुद्दा रहा है। मनोविज्ञान का उपयोग आमतौर पर हम अन्य मुद्दों, घटनाओं, स्थितियों आदि के लिए हमारी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को समझने के लिए करते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में रवैया या रवैया रवैया सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अक्सर हम कहते हैं कि मैं रोहन की तरह नहीं हूँ। मेरे पास पालतू जानवर के रूप में कुत्ता के बारे में सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं या विचार है। आनंद का दृष्टिकोण एक सहयोग के रूप में समस्यापूर्ण लगती है। सहयोगी के रूप में समस्यापूर्ण लगती है। मैं यौन अपराधियों के लिए मृत्युदंड का पक्ष लेता हूँ। मैं वैश्विक स्तर पर परमाणु अप्रसार का पक्ष लेता हूँ। अधिक ना बनाना या उसको निष्क्रिय करना। यह सभी कथन दृष्टिकोण के कुछ अन्य पहलू से संदर्भित करते हैं। इस इकाई में हम दृष्टिकोण का अर्थ और परिभाषा को समझेंगे। हम आगे दृष्टिकोण के घटकों और प्रकारों पर चर्चा करेंगे। लाला अभिव्यक्ति का अर्थ और परिभाषा। तो आप इसे दृष्टिकोण, मनोदृष्टि और रवैया और मनोवृत्ति के रूप में जान सकते हैं। अभिव्यक्ति रवैया एक समान शब्द है जो हमारे दैनिक वार्तालापों में बहुत उपयोग किया जाने वाला जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान एक विशिष्ट तरीके के दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। क्षेत्र के अग्रदूतों में से एक गॉर्डन ऑलपोर्ट ने मानसिक और तांत्रिक स्थिति की तत्परता के रूप में परिभाषित किया, जो अनुभव के माध्यम से आयोजित किया जाता है और जो सभी वस्तुओं की स्थितियों के साथ व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर एक निर्देश और गतिशील प्रभाव को बढ़ाता है, जिसके साथ यह संबंधित है। तो दूसरी परिभाषा यह बताती है कि दृष्टिकोण अनुभव के माध्यम से प्राप्त व्यवस्थित हो। ठीक है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति की संरचना के 3 प्रकार होते हैं। दृष्टि की संज्ञात्मक घटक। दृष्टिकोण विषय के साथ जुड़ी मान्यताओं और विचार प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। यह दृष्टिकोण तुम्हारा जुड़ा होता है। दृष्टिकोण का संज्ञात्मक घटक उस दिशा में मार्गदर्शन करता है जिस तरह हम वस्तु के बारे में जानकारी संसाधित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा हटवे भावात्मक घटक। भावात्मक घटक हर चीज में आपके भावात्मक गुण जुड़ी होती है। वो आपका टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो या पेंसिल होता है। उसी के से आपका एक फिर व्यवहार होता है, जो व्यवहार घटक होता है। ये 3 घटक मिलकर आपका एक रवैया का निर्माण करता है इंसान में। अभिव्यक्ति के प्रकार। आमतौर पर हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। हम अपने व्यवहार से और उनके प्रभावों से अवगत होते हैं। इस तरह से हम रवैया को स्पष्ट रवैया के रूप में माना जाता है। चूंकि सचेत स्तर पर स्पष्ट दृष्टिकोण कार्य करते हैं, इसलिए हम अपने संज्ञानात्मक प्रसंस्करण और हमारे व्यवहार पर उनके प्रभाव का अवगत होता है। मूल्यांकन और निष्पादन की नियंत्रण प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट दृष्टिकोण सक्रिय किया जाता है। उदाहरण के लिए, हम किसी विशेष ब्रांड का दंत मंजन के प्रति अपने दृष्टिकोण और भावनाओं से अवगत हो सकते हैं तथा और तदनुसार यह उसे ब्रांड का टूथपेस्ट को खरीदने या न खरीदने की और विशिष्ट व्यवहार की ओर ले जा सकता है। हालांकि कई अन्य और दृष्टिकोण हैं। अभिज्ञान अचेतन स्तन के दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में अंतर्निहित रवैया कहा जाता है। स्पष्ट दृष्टिकोण के विपरीत एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है जो आपको हर चीज में फिक्स्ड होता है कि ये चीज नहीं करनी है, ये चीज करनी है। बहुत सारी चीजें आपकी होती है कि ये दोस्त खराब है तो इससे हम इतनी दूरी बना कर रखेंगे, इसकी चीजें यूज नहीं करेंगे, इसकी हाँ को काटेंगे। एक रवैया बन जाता है। वही हो जाता है एक अभिन्न अचेतन क्या है स्तर का कार्य करने का दृष्टिकोण, जो उसके विपरीत होता है। यह माना जाता है कि नया दृष्टिकोण विकसित करने के बाद पुराना दृष्टिकोण खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों अपनी अपनी जगह स्थिर रहता है। इसके बजाय 2 दृष्टिकोण सह-अस्तित्ववादी हो जाता है। नया दृष्टिकोण स्पष्ट रवैया बन जाता है, जबकि पुराना दृष्टिकोण अभी अंतर्निहित रवैया के रूप में रहता है कि पीछे कहीं छुपा रहता है, लेकिन प्राइमरी वाली चीज को आगे रखा जाता है। अभिव्यक्ति के कार्य। अधिगम सीखने के दौरान दृष्टिकोण बनते हैं, ठीक है, और जीवन भर के लिए बरकरार रहता है। सीखने के दौरान
दृष्टिकोण बनते हैं और जीवन भर के लिए बरकरार रहते हैं। वे मामले में हमारे स्वयं के मूल का हिस्सा बन जाते हैं। वे व्यक्ति के लिए कई कार्य करते हैं। अनुकूली और महत्वपूर्ण कार्य। अनुकूल व्यवहार और पुस्तक अनुकूल व्यवहार को पुस्तक वस्तुओं द्वारा विकसित किया जाता है और प्रतिकूल वस्तुओं को उस वस्तुओं के प्रति विकसित किया जाता है जो हमें विफल या दंडित करती है। इस प्रक्रिया में लोग सामाजिक रूप से स्वीकार विचार, राय और दृष्टिकोण सीखते हैं। इस प्रकार विकसित होने के बाद व्यवहार हमें वस्तुओं का मूल्यांकन करने का एक सरल और कुशल साधन प्रदान करता है। एक छात्र स्कूल अनुशासन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करता है, सीखता है जब उसे ऐसा करने के लिए उपयुक्त पुस्तक किया जाता है, जो कि आपकी एक क्या बोलते हैं डायरी में होता है। उसके अनुसार व्यवहार नहीं करने पर उसे दंडित किया जाता है। जैसे गलत दिन गलत ड्रेस पहन के आने पर उसे दंडित किया जाता है, और क्योंकि वो एक उसके डायरी का हिस्सा रहता है, उसमें आगे आगे रूल लिखा रहता है, तो वो हमेशा उस चीज़ को फॉलो करता है। ज्ञान समारोह। तो ज्ञान विभिन्न सामाजिक उत्तेजनाओं, लोगों, घटनाओं, स्थितियों आदि के लिए सरलीकृत श्रेणियों के रूप में कार्य करता है, जो जटिल सामाजिक दुनिया को समझने और समझाने में हमारी मदद करता है। ऑब्जेक्ट। किसी घटना को व्यक्ति की श्रेणी के बारे में हमारा दृष्टिकोण हमें सामाजिक दुनिया के लिए एक अर्थ प्रदान करता है और इसके सदस्यों के बारे में निष्कर्ष निकालने की नींव रखता है। हमारे रूढ़िवादी विश्वास और एक विशेष नस्लीय समूह के प्रति मजबूत पूर्वाग्रह व्यवहार के ऐसे कार्यों का उदाहरण है। दृष्टिकोण एक ऐसा योजनाबद्ध कार्य हमें कम संज्ञानात्मक प्रयासों के साथ इस श्रेणियों के लोगों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की अनुमति देते हैं। तो इसमें है कि ज्ञान समारोह में हमारा दृष्टिकोण कैसे काम करता है, हम दूसरों से कैसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके प्रति कैसा रवैया बनाते हैं, उसी समय इस चीज़ पे बात करता है। अभिव्यंजय कार्य। तो इसमें है दृष्टिकोण आत्ममूल्य को परिभाषित करने, बनाए रखने और बढ़ाने का साधन है। आत्ममूल्य को परिभाषित करता है आपके और बनाता है और उसे बढ़ाने का साधन है। कई अभिव्यक्ति दृष्टिकोण धारक के मूल्यों को व्यक्त करता है और उनकी छवि को मजबूत करता है। कुछ दृष्टिकोण किसी विशेष समूह के साथ किसी व्यक्ति की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। दृष्टिकोण का यह कार्य दो स्तर पर संचालित होता है। सबसे पहले हमारे मुख्य मूल्य उन दृष्टिकोण में परिलक्षित होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं, और हम सामाजिक दुनिया में हमारे व्यवहार को अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा हम अपनी आत्म अवधारणा को अनुरूप रवैया विकसित करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी आत्म अवधारणा और आपका आत्म व्यवहार शांत हो और अपना व्यवहार रवैया आप आक्रोशित रूप व्यक्त करो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम अपने आत्म के अनुसार अपना रवैया, अपने व्यवहार के मतलब अपने अनुसार अपना रवैया विकसित करता है। ऐसा नहीं शांत व्यक्ति एक आक्रामकता का रवैया चुनेगा। अहंकार रक्षात्मक कार्य। दृष्टिकोण का अहंकार रचनात्मक कार्य यह दर्शाता है कि हम ऐसे दृष्टिकोण रखते हैं जो हमारे आत्मसम्मान को नुकसान से बचाते हैं, हमारे उन कृत्यों को सही ठहराते हैं जो हमें दोषी महसूस कराते हैं। इस समारोह में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत शामिल है, जो लोग खुद को मनोवैज्ञानिक नुकसान से बचाने के लिए रक्षा तंत्र जैसे इनकार, दमन, प्रक्षेपण, युक्तिकरण आदि का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी मैच रेफरी के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित करने के एक इंटरव्यू बैडमिंटन मैच में अपनी हार से अपने अहंकार की रक्षा कर सकता है। उदाहरण भी दे दिया, हम क्या समझाए। अभिव्यक्ति निर्माण, रवैया निर्माण की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के जून के एग्जाम्स में, तो देख लो कैसे होता है रवैया निर्माण। दृष्टिकोण का गठन हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हमें अपने सामाजिक जगत में विभिन्न संस्थानों के बारे में विभिन्न प्रकृति और वैधता के दृष्टिकोण बनाते हैं। यह दृष्टिकोण अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में विशिष्ट तरीके से हमारे व्यवहार को आगे बढ़ाता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बहुत गहनता से इस प्रक्रिया को पता लगाया जिसके द्वारा दृष्टिकोण बनते हैं। रवैया निर्माण की सीखने में समाज केंद्रीय भूमिका निभाता है। समाज क्या रहता है इसमें केंद्र की भूमिका निभाता है। इस
हम इन व्यवहारों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से या दूसरों के सही या गलत दृष्टिकोण के माध्यम से सीखता है। दूसरों का दृष्टिकोण को भी इसमें मुख्य रूप से समझता है। कई प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपना दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं बनाते हैं वो नीचे संक्षेप में दी है। मात्र अभिव्यक्ति, आमतौर पर इसका मतलब यह है कि परिलक्षित शब्दों में वास्तव में अवमानना नहीं हो सकता। परिचित चेहरे, विचार और नारे आरामदायक पुराने दोस्त बन जाते हैं। परिचित चेहरे, विचार और नारे आरामदायक पुराने दोस्त बन जाते हैं। विज्ञापन नारों में यह तंत्र स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। इन नारों को बार बार उजागर होने से हमें विज्ञापित वस्तु को पसंद करना पड़ता है। इस पसंद को आगे खरीद व्यवहार में अनुवादित किया जाता है। हालांकि अध्ययनों से पता चला कि मात्र अनावृत्ति प्रभाव सबसे शक्तिशाली होता है। यह समय के साथ अनियमित रूप से होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास इसको समझाने के लिए। जैसे कि मान लो आप हिंदू हो या एक मुसलमान हो, 60s, 70s, 80s, 90s ये सब में ना हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत होते थे, दंगे होते थे, लोग एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना नहीं रखते थे। तो उस समय के समाज ने या उस समय के व्यक्तियों ने एक माइंड में एक ऐसी चीज डाल दी कि सामने वाला ने गलत किया और सामने वाला सही व्यक्ति नहीं है, मतलब सही समुदाय नहीं है। इनके प्रति एक आक्रामकता आपके मन में भी डाली, लेकिन भले ही आपको साथ आज तक कभी ये चीज ना हुआ हो, कभी भी ना हुआ, ना आपने कभी राइट देखा हो हिंदू मुस्लिम का, या आपने उसमें पार्टिसिपेट किया हो, या ऐसा राइट आपके वहाँ हुआ हो। क्योंकि उस समय 60, 70, 80, 90s के समय में ये चीज़ें ना हर महीने होती थी या हर सप्ते तक होती थी। कई जगहों पे तो महीने में तो होती थी सब जगह, बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटी जगह में। तो एक लोगों का रवैया बन गया और उन्होंने जो मात्र अभिव्यक्तिकरण आपके माइंड में दिया, फिर वो चीज ऐसा जाकर बैठा है आज तक लोगों को ऐसा लगता है उन्होंने कभी नहीं देखा। आज की जनरेशन में लगभग 20 साल से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बड़ा कुछ हुआ है या हर शहर में हो रहा हो। ऐसा ऐसा कहीं नहीं हो रहा, तब भी एक ऐसा है, लोग ऐसा स्टेटस लगाते हैं कट्टर हिंदू, प्राउड टू बी मुस्लिम। तो ऐसा भी है कि ये चीजें को अब ऐसा बना दिया गया है कि अब लोग एकदम विश्वास करते हैं कि नहीं होता ही होता होगा पहले, और हमारे समय में नहीं हो रहा तो क्या हुआ, हमारी भावना उसी समय के हिसाब से रहनी चाहिए। फिर आ जाता है हमारा निजी अनुभव। जो हमारा निजी अनुभव होता है, हम दोस्ती यारी ये सबसे अपना एक रवैया बनाते हैं, सीखते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, सफल नहीं होते हैं, ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में, कौशल में, हर जगह अपने स्किल्स में रवैया बनाते हैं, पढ़ने में, सुनने में और दूसरे के इंटरव्यू सुनने में, हर चीज़ में हम लोग अपना रवैया बिल्डिंग करते हैं, दूसरे से कुछ सीखते हैं और उसमें अपने भी समझते हैं। प्राचीन अनुबंधन, अधिकांश दृष्टिकोण हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया का माध्यम से सीखता है। यही समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, जिसमें हम लोग सब कुछ पुराने में, जैसे रामायण से क्या होता है यार मुसलमानों में, कुरान से, और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, कोई बहुत सारे सिलसिले थे, इन सिलसिलों से, भगवत गीता से, कोई जैनिज्म में जो बुक्स होती है उससे सीखते हैं। क्रियासूत्र अनुबंधन, ऑपरेशनल कंडीशनिंग, तो ऑपरेशनल कंडीशन अनुकूलन में प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है और उनके परिणामों को मजबूत किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऑपरेशनल कंडीशनिंग का तंत्र मानता है कि सकारात्मक परिणामों को पालन करने वाले व्यवहार को मजबूत किया जाता है और उसकी संभावना बढ़ जाती है, जबकि नकारात्मक परिणामों को पालन करने वाले व्यवहार कमजोर हो जाता है और उनकी संभावना कम हो जाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में माता पिता अपने बच्चों को मौखिक प्रशंसा और कैंडीज के रूप में पुरस्कार देते हैं जब वे सही विचार व्यक्त करते हैं। इसी तरह बच्चों में दंड मिलता है जब साथ वो गलत रवैया दिखाते हैं। हमारे माता पिता, बुनियादी परिवार, सहकर्मी, पाठशाला, कार्यस्थल, सहकर्मी आदि ऐसे लोग संस्थाएं हैं जिनके पास नरम पुरस्कार, प्रशंसा और दंड, डांटना, उपेक्षा हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो हम लोग उस विषय में सोचते ही नहीं है ना, वो ऐसा रवैया दोबारा बिल्ड करता है और जैसा अच्छी प्रशंसा होती है हम लोग उसी रवैया को आगे बढ़ाते हैं। प्रेरणात्मक अधिगम, जिस चीज़ में आपको प्रेरणा मिल रही है आप उस चीज़ से अधिगम बना रहे हो, उस चीज़ से आपका रवैया बिल्ड हो रहा है। अनुवांशिक कारक, जैसे कौटिल्य हो गए, बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए जो आपका रवैया बिल्ड करते हैं। डॉक्टर्स, वकील, एक की फैमिली वही बनती है, क्या रवैया बिल्ड होता जाता है माइंड में। फिर आ जाता है अभिवृत्ति परिवर्तन। तो रवैया परिवर्तन कैसे होता है आपका, इसके लिए भी आपको फिर कई संतुलन सिद्धांत
कि क्या संतुलन रखता है। हर जगह आप प्लस 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 कर देने से कोई भी आपके डिवाइस, घर के इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, छोटे से छोटा बल्ब नहीं चल सकता। हर चीज़ में नेगेटिविटी होती है। तो संतुलन सिद्धांत इसी चीज़ पर जोर देता है कि दोनों पक्ष को देखने के लिए दोनों तरीके के रवैया बिल्ड किए जाते हैं। आप पॉजिटिव जगह की जगह देखते हो कि जब कोई नेता कोई पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो वो दूसरी पार्टी के पहली पार्टी विपक्ष में जो बैठता है वो पक्ष वाले पे आरोप लगाता है। फिर अगर वो कभी पक्ष में चला जाता है तो विपक्ष वाले पे आरोप लगाता है। मतलब उसका दोनों तरीके का रवैया बिल्ड रहता है। इसी को कहते हैं संतुलन सिद्धांत, कि आँख खुली रहती है, कब कहाँ क्या बोलना है ये चीज़ बताता है आपका संतुलन सिद्धांत। इसे आप किसी भी तरीके के नेता से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हो, क्योंकि उसके मन में दोनों तरीके का बात रहती है। लेकिन जब वो विपक्ष में किसी पार्टी में रहता है तो उसके विरोधी वाली पार्टी पे आरोप लगाता है, लेकिन जब दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस पार्टी पे भी आरोप लगाता है जिसमें वो पहले था। मतलब सिद्धांत क्या होता है वो लोग इसमें तुम समझ सकते हो। फिर संज्ञात्मक विसंगति सिद्धांत। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हम असंगत व्यवहार या विश्वास दिखाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग धूम्रपान तब भी करते हैं जब उन्हें जानते हैं कि धूम्रपान से कैंसर से के जोखिम बढ़ता है। तो संज्ञात्मक विसंगति यही बताता है कि क्या बताता था कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जहां हम असंगत व्यवहार या विश्वास दिखाते हैं कि हमें विश्वास यार हमें नहीं होगा कैंसर। और फिर है ये उसी का हिस्सा ही है ना दूसरे वाले का। हाँ, मजबूर अनुपालन व्यवहार, जिसमें हम मजबूर होते हैं किसी व्यवहार को करने के लिए, फिर वो सही हो या गलत हो। निर्णय लेना और संज्ञात्मक विचलन, जिसमें हम निर्णय ले चुके होते हैं। प्रयास औचित्य अनुनय, जब हम किसी टेलीविजन सेट के आगे बैठते हैं तो कई विज्ञापन अवगत होते हैं जो विभिन्न प्रकार के घटकों को खरीदने कहाँ खरीदने का सुझाव देते हैं, जिसमें एप्पल से लेकर धूप के चश्मे, चॉकलेट से लेकर दंतमंजन तक के टूर पैकेज के पैकेज या दौरे के पैकेज से गैजेट या बिजली के यंत्र आदि तक शामिल होता है। यह विज्ञापन वास्तव में कुछ उत्पादकों और ब्रांडों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बढ़ाता है। जब हम दुकान पर जाते हैं तो हमें याद आता है कि यार ये दंतमंजन में तो नमक है। अब नमक से आप समझ गए हो कि क्या है, क्योंकि वो माइंड में आपको बात डाल दी है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो किस टूथपेस्ट की बात की जा रही है। या कोई एक ऐसा साउंड जो हमेशा रील्स पे लगता है तो आप इससे एक रील को याद कर सकते हो क्योंकि वो टीवी पे दिखाता है, तो वैसे आपको सोच सकते हो। अनुनय से बाह्य संचार द्वारा या व्यक्ति के व्यापक मीडिया के माध्यम से जो पाठ से या मल्टी मीडिया के माध्यम से दृष्टिकोण बदले जा सकते हैं। सही बात है, बदले जा सकते हैं। आप कभी स्पेस एक्स में आप ट्रेडिंग नहीं करोगे कि आप इंडियन होकर, लेकिन जब पूरी दुनिया बोलेंगे कि बहुत अच्छे प्रॉफिट निकाल रहा है तो अपना चाहते हुए भी अपना पैसा उनमें उसमें इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अब आपको मल्टी मीडिया के माध्यम से पता चला कि कंपनी बहुत अच्छा से पैसा निकाल रही है। तो अनुनयीकरण का दोहरी प्रक्रिया प्रतिरूप। तो इसमें ये कहता है कि किसी चीज़ के प्रति हमारा अनुनय बहुत अच्छा मजबूत रूप से दृष्टिकोण बना रहता है, तब भी हम वो काम नहीं, और फिर दूसरे चीज़ का ऊपर हमारा कितना ही प्रभाव पड़ जाए लेकिन हम वो काम नहीं करते जिसका हमारा अनुनय विकसित। तो अनुनय प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है? कुछ स्तोत्र होता है जो अनुनय को प्रभावित और महत्वपूर्ण कारक संचारक है। अक्सर हम देखते हैं कि विभिन्न लोगों द्वारा इसे प्रस्तुत करने के द्वारा प्रस्तुत इसी तरह से तर्क दर्शकों पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। ठीक है, स्तोत्र जैसे कि लोग मिलते हैं आजकल तो रोड पे लोग मिल जाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट देखें, इस प्रोडक्ट की ये बात है, ऐसी है वैसी है, तो जगह जगह मिलते हैं लोग। फिर आ जाता है संदेश, जो मैसेजेस भेजे जाते हैं IRCTC के द्वारा, ये देखो ये हम नई ट्रेन चलाई है, 3 महीने की मतलब 3 महीने में एक बार चलती है, आपको यहाँ घुमाएगी। ठीक है, फिर चैनल जरिया टेलीविज़न पे आता है एक से एक कहानी, जी भर के रिवाइजल, अलग अलग। सचिन बेच रहा है, अमिताभ बच्चन कुछ बेच रहा है, बोलो जुबा केसरी। अब आपको पता चल गया होगा बोलो जुबा केसरी से क्या बिक रहा है मार्केट में। वही चीज़ होता है जो हमारे माइंड में डाल दिया जाता है। फिर दर्शक, जो लोग देखते हैं वही चीज़ बताते हैं। जैसे अभी हम बोले बोलो जुबा केसरी, तो अभी हम बताए, हम भी दर्शक है, भले आपके वहाँ टीवी ना हो। तो अनुनय का विरोध, मुकाबला, पहले एक चीज़ से दूसरी चीज़ का मुकाबला होता है कि ये चीज़ इससे बेटर है। कई बार तो
कौन सी कंपनी थी जो ये जैसे अभी पतंजलि कर रहा है मुकाबला में कि टूथ पेस्ट लो टूथपेस्ट की जगह, टूथपेस्ट मतलब सही पेस्ट चुनो टूथपेस्ट की जगह, मतलब बाकी पेस्ट गलत है, मुकाबला हो रहा है यहाँ। चेतावनी जहाँ पे साफ साफ बता दिया जाता है, जब हम टेलीविजन देखते हैं तो हम जानते हैं कि वाणिज्य तौर पर प्रसारित विज्ञापन जानबूझकर दर्शकों को उत्पादन खरीदने की संभावना को बढ़ा रहे, इसलिए वो दिखा रहा है चुनी हुई चीज़ों का विवरण। तो टीवी देखते के दौरान हम प्रेरक प्रयासों से किसी भी प्रभाव को बचने के लिए वाणिज्यिक ब्रेक के दौरान चैनल बदल देते हैं। अब आप भले ही डोरेमोन में चल जाओगे देखते देखते, अगर आप हिस्ट्री टीवी देख रहे हो और उसमें आगे से हिस्ट्री टीवी में ब्रेक कम आता है, लेकिन कोई और चैनल देखोगे ना तो भर भर के ब्रेक आता है, तो आप चैनल बदल देते हो और न्यूज़ देख रहे हो तो न्यूज़ ब्रेक होती है, जैसे ही ब्रेक आता है तो आप दूसरे चैनल पर शिफ्ट कर जाते हैं न्यूज़ देखने के लिए। जवाबी तर्क जो आपके माइंड में एकदम परफेक्ट बिल्ड होता है कि नहीं भाई सेंट बोटानिका का शैम्पू अच्छा है, फिर कितने लॉरियल पेरिस दिखाई कि हमारा शैम्पू अच्छा है, नहीं अब हम लगाएंगे तो वही, अब जवाबी तर्क है हमारे पास। तो अभिविद्या और व्यवहार का सहसंबंध, अभिविद्या और व्यवहार में एक सहसंबंध है। अभिविद्या वास्तव में हमारे व्यवहार को मार्गदर्शन करते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, करते हैं आपसे पूछा जा रहा है। यह सामाजिक मनोविज्ञान की एक लंबी बहस का मुद्दा रहा है। एक क्लासिक अध्ययन में लापियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न स्थानों में लगभग 250 होटल और रेस्टोरेंट का दौरा किया और ये देखा कि चीनी जोड़ों की सेवा की गई थी या नहीं। लगभग 2 वर्षों की यात्रा करने के बाद उन्होंने देखा कि युगल को केवल एक होटल और रेस्टोरेंट द्वारा सेवा के लिए मना कर दिया गया था, हालांकि एक मेल किए गए प्रश्नावली के जवाब में होटल और रेस्टोरेंट के 92% लोगों ने कहा कि वे एक चीनी युगल की सेवा प्रदान नहीं करेंगे। यह इंगित करता है कि उनका व्यवहार, उनकी मनोवृत्ति चीनी युगल की सेवा सेवा मतलब कपल मतलब सॉरी युगल मतलब कपल, चीनी कपल्स को सेवा प्रदान करता है। प्रश्नावली के उत्तर में उन व्यक्ति उनके दृष्टिकोण के साथ असंगत था। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि लापियर की अध्ययन की निष्कर्षों को सुझाव दिया कि दृष्टिकोण हमारा व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि कुछ कारक है जो दृष्टिकोण को व्यवहार के बीच में संबंध का प्रभावित करता है। तो यही रवैया कैसे बिल्ड हुआ आपका कि चीनी लोग बुरे हैं। इंडिया में भी बहुत साल चला है और आज भी चल रहा है कि चीनी फोन मत खरीदो, चीनी सामान मत खरीदो, आत्मनिर्भर बनो, ये अपना बस सामान बन रहा है वो खरीदो, थोड़ा महंगा है तो क्या हुआ, दिवाली पे चीनी लाइट मत खरीद लो, ये मत खरीदो वो मत खरीदो। लेकिन क्या है, इंडियन को कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। देखो अमेरिकन देखो 92% लोग को मना कर दिया अपने होटल और रेस्टोरेंट में इनकी सेवा करने के लिए, डायरेक्ट मना कर दिया, जबकि ये तो एकदम बिजनेस का पार्ट है, इसको ऐसे मना किया नहीं जा सकता क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। लेकिन सबको पता था कि हम मना करेंगे तो दूसरे को भी मना करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या पता चलता है उन लोग का रवैया कितना अच्छा है अमेरिकन का अपने दुश्मन के बारे में। हम लोग दुश्मन को भी एकदम हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, थोड़ा सा सस्ता है ना, अभी के काम चलाते हैं बाद में दुश्मन बनाएंगे। तो अभिव्यक्ति विशिष्टता, कई मामलों में हमारे विशिष्ट व्यवहार की भविष्यवाणी करने में विफल होता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य तौर पर मनोविज्ञान का एक अनुशासन के रूप में देख सकते हैं, हालांकि जब सामाजिक मनोविज्ञान की बात आती है तो इसकी किसी भी विशिष्ट शाखा में हम पसंद नहीं कर सकते। इसी तरह लिपियर ने अध्ययन में प्रश्नावली में बताए गए रवैया के बारे में सामान्य तौर पर चीनी दंपत्ति से संबंधित था, हालांकि देखा गया कि व्यवहार केवल एक विशिष्ट चीनी जोड़ की ओर था। इसके अलावा पूर्वाग्रही होने और सामान्य रूप से किसी विशेष समुदाय के प्रति नकारात्मक रवैया के बावजूद किसी भी व्यक्ति के साथ उस समुदाय से एक अलग विशिष्ट सदस्यों के साथ मित्रता हो जाती है, कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप 4 बुरे लोग मिलकर के एक समुदाय बना लोगे और उसमें मित्रता हो जाती है उन चारों लोगों में। अभिव्यक्ति अभिगम्यता, तो व्यवहार दृष्टिकोण के संबंध से यह बताता है कि जो रवैया अधिक आसानी से सुलभ है, यह व्यक्ति के व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। जो आसानी से सुलभ है वह व्यक्ति के व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। स्वचालित व्यवहार में अवधारणा के तर्क पर दृष्टिकोण को अधिक आसानी से उपलब्ध है, वह
उपलब्ध है उस व्यवहार को सक्रिय करता है जो भड़काने वाले या प्राइमरी द्वारा दृष्टिकोण के अनुरूप होते हैं। आत्म जागरूकता, आत्म जागरूकता दो अलग प्रकार के होते हैं, निजी आत्म जागरूकता और सार्वजनिक आत्म जागरूकता। निजी आत्म जागरूकता अपने बारे में हो गई, सामाजिक आत्म जागरूकता अपने आसपास की चीजों इसके बारे में होती गई। यह सुझाव दिया जाता है कि निजी आत्म जागरूकता रखने वाले लोग अपने सम दृष्टिकोण के अनुरूप होते हैं, जबकि सार्वजनिक व सह जागरूकता रखने वाले लोग सार्वजनिक सेटिंग में मौजूद अधिकांश लोगों द्वारा रखे गए रवैये के अनुसार व्यवहार करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, सामाजिक मतलब दूसरे को बुरा ना लगे, अगर हम कोई चाइनीज बैठा तो उसके खिलाफ हम बात ना करें, ये चीज़ों का हम अपना व्यवहार थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। फिर अभिव्यक्ति निश्चितता, अभिव्यक्ति निश्चितता दो घटक शामिल होता है, दृष्टिकोण स्पष्टता, व्यक्ति दृष्टिकोण और दृष्टिकोण की शुद्धता के बारे में उस हद तक स्पष्ट रहता है जिस हद तक व्यक्ति सोचता है ना, आ रहा है ना पूरा, सोचता है और उसका दृष्टिकोण सही है, वैध है, ये धारण करने के लिए उपयुक्त है। पेट्रोसेली, टुर्माला और क्या है रुकर ने बताया कि निश्चितता के आयाम उच्च रवैया के व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है कि अधिक संभावना होती है कि इसके अलावा प्रेरक संदेशों को प्रभावित होने या बदलने की संभावना कम होती है। मतलब उसका जो रवैया होता है वो किसी भी संदेश और इसके अलावा प्रेरक संभावना संदेशों से प्रेरक संदेशों और प्रभावित होने की बदलने की संभावना कम होती है। उसकी रवैया में एक निश्चितता होती है, वो निश्चित होता है। अभित्तीय शक्ति, कमजोर अभित्तीय की तुलना में मजबूत व्यवहार वाले दृष्टिकोण को व्यवहार के बीच की कड़ी मजबूत होती है। कमजोर अभिवृत्ति मतलब कमजोर रवैया की तुलना में मजबूत व्यवहार के साथ रवैया और व्यवहार के बीच की कड़ी मजबूत होती है। मतलब कि दोनों में चीज, अगर आपका व्यवहार मजबूत है के साथ दृष्टिकोण भी अच्छा है तो व्यवहार के बीच की कड़ी दोनों मजबूत होती है और आप अपनी बात को अच्छे से रख पाओगे, समझा पाओगे और उस जगह एक कॉन्फिडेंस लेवल में रहोगे। एक विशेष रवैया की ताकत 3 अलग अलग कारकों से निर्धारित की जाती है जो दृष्टिकोण की व्यवहार के बीच की कड़ी प्रभावित करता है। दृष्टिकोण, वस्तु के बारे में जानकारी का प्रस्मरण, दृष्टिकोण और प्रत्यक्ष अनुभव के संबंधित मुद्दे तथा व्यक्तिगत भागीदारी या प्रासंगिकता। तो रूढ़िबद्धता, पक्षपात और भेदभाव। तो रूढ़िबद्धता हो गया आपका स्टीरियोटाइप्स हमारी रोजमर्रा की सामाजिक अंतर्क्रिया में हम अक्सर विशेष सामाजिक समूहों और उसके सदस्यों के बारे में कठोर राय रखते हैं। कई लोग होते हैं जो बीजेपी के बारे में कठोर राय रखते हैं, कई लोग कांग्रेस के बारे में कठोर राय रखते हैं, कई लोग आम आदमी के पार्टी के बारे में कठोर राय रखते हैं, कोई सपा के बारे में, कोई बसपा के बारे में। हमारे आसपास के लिए कुछ नकारात्मक भावनाएं भी है जो हमारे उनसे अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। हमारे पास सामाजिक समूह के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है जो हमें विशेष दृष्टिकोण सामाजिक समूह और उसके सदस्यों के प्रति हमारी राय, भावनाएं और व्यवहार में व्यक्त किया गया है। दुनिया में लगभग हर क्षेत्र में जातीय और अंतरजातीय संघर्ष, लैंगिक पक्षपात, राजनीतिक जैसे ही बताया राजनीतिक वैचारिक प्रतिबद्धता और क्या बोलते हैं जातीय में हो गया हिंदू मुसलमान आदि के रूप में कई धारणाएं रखते हैं। और लैंगिक पक्षपात मतलब ट्रांसजेंडर के साथ बूढ़ा और लड़की होना बुरी बात है, लड़का में ये बात तो ऐसी बात हो गई के रूप में समस्याएं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक मनोविज्ञान में ऐसे मुद्दे को विशेष रूप से माना जाता है उन्हें रूढ़ि, पूर्वाग्रह और भेदभाव के रूप में करार दिया जाता है कि दूसरे के प्रति रूढ़िबद्धता रखना। तो स्टीरियोटाइप सिद्धांत का विश्वास यह है कि लक्षण और विशेषताओं का एक विशेष सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। रूढ़िबद्धता संज्ञानात्मक ढांचे के रूप में कार्य करते हैं और उस तरीके को प्रभावित करते हैं जिसमें रूढ़िबद्धता से संबंधित जानकारी संसाधित होती है। जेंडर रूढ़िबद्धता समाज में अधिक प्रचलित रूढ़िबद्धता है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि लड़कियां कमजोर होती है, ये है वो है। पक्षपात में भी यही होता है कि लड़कियां की गलती हम लोग पहली ठोस लेते हैं कि किसी चीज में लड़की का नाम आ गया किसी भी केस में तो हम मान लेते हैं लड़की की गलती है, लड़की ऐसी होगी टेढ़ी बाकी, या किसी भी एक चीज में जिसमें किसी चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण पहले से बना रहता है, पूर्वाग्रह तैयार रहता है, तो उसमें हम पहले मान लेते हैं कि वो चीज गलत होगी। हम उसमें कुछ सबूत का अभाव का इंतजार नहीं करते हैं।
तो पक्षपात के सूत्र होते हैं, आत्मसम्मान को खतरा होता है तो हम पक्षपात कर देते हैं फटाक से। संसाधनों के लिए प्रतियोगिता होती है तो हम पक्षपात नहीं कर देते हैं। और सामाजिक अधिगम दृष्टिकोण, इसमें हम पक्षपात करते हैं। अंतर समूह संपर्क, इसमें हम अपना समूह होता है तो हम उसमें पक्षपात कर देते हैं। श्रेणीकरण, सामान्य सामाजिक पहचान का विकास, इसमें पक्षपात होता है। ग्लानि की भावना और पूर्वाग्रह, इसमें पक्षपात होता है। रूढ़िबद्धता को नकारना सीखना, इसमें पक्षपात होता है कि अगर कोई ये दिखाए कि हम रूढ़िबद्धता को नकार रहे हैं तो उसमें भी पक्षपात हो सकता है। सामाजिक प्रभाव, तो इन सब का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, इसमें तो हम बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे, हम भी पढ़े कि सामाजिक प्रभाव ये सब चीज़ का बहुत खराब पड़ता है। इससे समाज में वो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, आक्रामकता बढ़ती है, लोगों में के प्रति दूसरे का दृष्टिकोण खराब होते हैं, ये है वो है, ठीक है। तो जैसे अमेरिका में होता है नस्ल, हम लोग के यहाँ नस्ल भेद मतलब रंग भेद एकदम नहीं है कि कोई काला लोग से हिंदी लोग नहीं साथ चलता है या ये, लेकिन अमेरिका सब में, यूरोप सब में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक इंडियंस को भी ये लोग काले मान देते हैं, और क्या बोलते हैं, इस्लामिक कंट्रीज को भी काले मानते हैं, भले ही वो सब गोरे दिखते हैं, लेकिन गोरे वैसे वाले गोरे नहीं होते जैसे वो लोग होते हैं गोरे, वैसे नहीं होता है। तो उन लोग को एकदम अलग माना जाता है। लेकिन क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यार, ईस्ट एशिया बोलते हैं हम इस साइड को। ईस्ट एशिया में ये सब बिल्कुल नहीं है। एशिया में ये भी चीज़ है कि कोरियन लोग कभी भी इंडियंस को या अदर्स को जगह नहीं देते, कि वो सोचते हैं हम ही सर्वश्रेष्ठ है। वो लोग तो बाल बाल अगर आपका ना कान के पार हो गया, मतलब इस साइड जो होती है बियर्ड लाइन आने लग जाती है, अगर ये पार हो गया तो आपको गंदगी की श्रेणी में रख देता है कि आप लोग गंदे लोग हैं। हम लोग से समाज में महत्वता कम कर देते हैं आप लोग की अपने में। और सिंगापुर वाले तो चिंगम खाने तक नहीं देते हैं, चिंगम नहीं खाने देते हैं, चिंगम, सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो चलते हैं, कहानी खत्म हो गई है इस चैप्टर की, और एक नई कहानी स्टार्ट होगी खंड 4 में के साथ। हमारे सामाजिक प्रभाव स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होगा हमारा यूनिट 8। तो मिलते गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी सब वीडियो आधी घंटे से ऊपर की हो जा रही, 30 मिनट तक की। तो वीडियो अच्छी तो लगेगी, बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो इस वीडियो पर लाइक करना बहुत सारा, और कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, विघ्नों से रिलेटेड, वीडियो में रिलेटेड, तो उस चीज़ पे हम सॉल्व करेंगे। और कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी या किसी भी आईडी पे आप लिंक पे मैसेज करके भी मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, जाओ पढ़ाई करो।